हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 17 जनवरी 2022 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारे जो डाटा पॉइंट सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि आज के डाटा पॉइंट सेक्शन में क्या है। आज का डाटा पॉइंट सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो अभी कोविड के बाद में जो फाइनेंशियल ईयर 22 आया था, उसके जो शुरू के 9 महीने हैं, 3 क्वार्टर हैं, उसका जो फाइनेंशियल ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर के जो शुरू के 9 मंथ्स हैं, 3 क्वार्टर हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल काफ़ी देखने को मिला है। 12.76 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बढ़ा है। और 47% की ये बढ़ोतरी इसमें देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जिसमें कि कोविड में जो पूरा साल निकल गया था। इसके बाद में जो आप देखेंगे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, हालांकि वो ज़्यादा है, जो उछाल देखने को मिला है वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में ही देखने को मिला है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अनाउंसमेंट काफ़ी हुए हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है। और लेकिन इन्वेस्टमेंट का अगर वहाँ पे रेशियो देखा जाए तो वो पहले से यहाँ पर डाउन देखा गया है। तो इस प्रकार का ये डाटा पॉइंट में आज डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट एंगल से डाटा दिखाया गया है। प्रोजेक्ट्स इंडिया के द्वारा ये जो डाटाबेस है वो कलेक्ट किया जाता है और ये रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओनरशिप के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर आप देखा जाए तो स्टेट का आप देखेंगे तो ये सेंटर का ये जो पार्ट है, सेंटर का ये पार्ट है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 20 में इतना था, 21 में इतना था, और 22 में ये थोड़ा सा इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है। इसके बाद में आप देखेंगे जो स्टेट का जो पार्ट है, ये स्टेट का जो पार्ट है इसमें भी आप देखेंगे कि कमी देखने को मिली है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिली है वो स्टेट के पार्ट पे ही देखने को मिले हैं। जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी कम जो है इन्वेस्टमेंट अभी किया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 47% के लगभग का यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ है वो यहाँ पर देखा गया है। और इसके अलावा कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा गया है, उसमें भी यहाँ पे उछाल हुआ देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और जो शुरू के 3 क्वार्टर अभी बीते हैं उसमें सेक्टर वाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ है। और माइनिंग में है वो भी आप देखेंगे इसमें डाउन हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया था वो काफ़ी समय से डाउन चल रहा था, इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी लो हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पर देखने को मिल रहा था। प्रॉपर्टीज़ की रेट वगैरह बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उछाल पर है। और इसके अलावा इरिगेशन का जो एरिया है वो इरिगेशन के एरिया पे भी जो परसेंटेज चेंज है वो काफ़ी नेगेटिवली देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी एक आप माने ओवरऑल जो है जिसमें उछाल देखने को यहाँ पर मिला है। स्टेट वाइज अगर इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो स्टेट वाइज इन्वेस्टमेंट में गुजरात को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है। 2.34 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अनाउंस है वो किया गया है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि सारे जो पूरे देश में है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है, जो ग्रोथ देखने को मिली है। और महाराष्ट्र उसके बाद में है और सबसे टॉप पर गुजरात है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा किया गया है। जो चेंज यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, जो चेंज यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 21 से लेकर जो 22 में हुआ है, अगर वो आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कई स्टेट्स हैं जहाँ पर डाउनफॉल भी देखने को मिला है, जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर कम हुआ है। लेकिन ये काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर
जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। कुल मिलाकर ओवरऑल इस डाटा पॉइंट से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमें यही समझ में आता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में फिर से अभी बढ़ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ में नौकरियों में भी बढ़ोतरी होगी, और नौकरियों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति है देश की वो भी सुदृढ़ होने की स्थिति में आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पूरे साल में जो फोकस था वो फोकस वैक्सीनेशन और कोरोना को कंट्रोल करने जैसे मुद्दों पर ही था। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट की बात है, हालांकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे अनाउंस किए गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो अभी किया जाना बाकी है। तो इस प्रकार से ये डाटा पॉइंट में आज का जो डाटा है वो प्रदर्शित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेके की गई है, और जो अभी जो श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उस संकट को लेकर यहाँ पर बात की गई है। जो इंडिया ने जो श्रीलंका को रेस्पॉन्स दिया है वो रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया है, और इंडिया की तरफ से जो हर संभव मदद देने की बात भी श्रीलंका को कही गई है। तो इसी आर्टिकल में इसी बात को डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया और श्रीलंका ने जो अभी अपनी जो समर्थता दिखाई है इस संकट से निपटने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। हालांकि श्रीलंका ने अभी जो इसके ऊपर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बसिल राजापक्सा, उनके बीच में अभी एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग जो है श्रीलंका के आर्थिक संकट से निपटने के लिए की गई है। इससे पहले जो श्रीलंका है उसने चाइना से भी इस प्रकार की मीटिंग की है, और जो उनके फाइनेंशियल लोन्स हैं और डेब्ट्स हैं उनको रीपे करने में जो अभी वो एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उनसे टाइम मांगा है। और जो चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, वो आए थे यहाँ पर, वैंग ही उनका नाम था। और उन्होंने बताया है कि जो लोन चल रहा है श्रीलंका का, जो भी डेब्ट उनके ऊपर अभी पेंडिंग है जिसे वो देने में समर्थ नहीं है, उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो किया जाएगा। और इस प्रकार से स्वैप में भी जो सार्क में करेंसी स्वैप के लिए भी इंडिया ने काफ़ी इनको मदद दी थी, और ट्राइकलोई जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है कि उसके लिए भी जो 500 मिलियंस का जो सेटलमेंट है उसे डिफ़र किया जाएगा। और इस प्रकार से जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उनकी वो भी बढ़ाकर 1.5 मिलियन की जाएगी, जिसमें कि फूड और जो अदर सप्लाईज होती हैं उन सप्लाईज को यहाँ पर चालू रखा जाएगा। तो इस प्रकार का जो डिसीजन है वो इन दोनों की मीटिंग में दिया गया है। श्रीलंका जो है वो अभी एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जहाँ पर वो अपने जो लोन का रीपेमेंट है वो भी नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है। 2022 तक अगर देखें तो $7 बिलियन का जो डेब्ट है वो श्रीलंका को पे करना है। कोविड के कारण यहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम थी वो देखने को मिली है, जिसमें कि टूरिज्म से संबंधित श्रीलंका का एक मेजर जो अर्निंग था वो सोर्स है वो काफ़ी टाइम से ब्लॉक है। तो इसी वजह से जो वहाँ पर श्रीलंका की अर्निंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनको देखकर भी वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होने की संभावना है, जैसे कि वहाँ पर जो लोकल अनरेस्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें अभी विरोध में, सरकार के विरोध में उठने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत एक्शन लेना था, और उन्होंने इंडिया और जो इनके मेजर जो इनको लोन देने वाले लोग हैं, चाइना और इंडिया हैं, इन दोनों से इन्होंने बात की है, और बात करके जो बीच का जो एरिया है वो निकालने की बात इसमें कही गई है कि श्रीलंका की जो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक संकट हैं, उसे देखते हुए जो उनको समय भी दिया जाए और इस प्रकार से लोन भी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो उसे रीपे करने में
सक्षम हो और एक ऑनरली यह कार्य किया जाए, एक मानवता के नाते यह कार्य किया जाए। इसके बदले में कोई भी शर्त इस प्रकार की नहीं रखी जाए कि ये पोर्ट आप हमें दे दो या ये आइलैंड आप हमें दे दो, या ऐसी स्थिति श्रीलंका के लिए पैदा नहीं की जाए। उसकी तरफ जो श्रीलंका ने इशारा किया है कि इस तरीके की जो मदद है वो हमें चाहिए, जो कि इंडिया से मिलने की संभावना तो पूरी है, लेकिन चाइना से मिलने की संभावना बहुत ही कम है। तो इसलिए इंडिया से जो है इनकी अभी मीटिंग हुई है, और एस जयशंकर ने निर्मला सीतारमण से भी बात की है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो अपने जो लोन डेप्थ हैं उन्हें रीपे के लिए रिस्ट्रक्चर करेंगे, और जो अभी प्रोजेक्ट वहाँ पे ट्राइकोलिन जो प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें वो पैसे प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर जो इंडिया श्रीलंका का जो रिलेशन है वो इस आर्थिक संकट में और ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसी बात को इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हाल ही में चेन्नई में एक अचानक से जो बरसात है वो हुई है, जहाँ एक स्टॉर्म के रूप में यह बरसात वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी, और चेन्नई जो सिटी है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्टॉर्म वार्निंग जितने भी हैं, उनको जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इन क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें पहले दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाती हैं तो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं, जो जिसे संभाल पाना किसी के भी बस में नहीं होता, क्योंकि नेचर खुद में ही एक ताकत है, और जब ये ताकत बिल्ड हो जाती है और नेगेटिवली बिल्ड होती है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। तो हाल ही में जो चेन्नई है, तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहाँ पर एक इसी प्रकार का स्टॉर्म वहाँ पर देखने को मिला। और आप ये तो जानते हैं कि किसी भी सिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो पानी भी ड्रेन करने के इसमें यूज़ होता है, और इसके अलावा जो सीवरेज होता है उसे भी ड्रेन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर किसी भी स्टेट जो मेट्रो सिटी है या कोई भी छोटी सिटी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दी जाती है। अगर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे स्ट्रांग होता है तो वो सिटी में कभी किसी प्रकार की जो मेजर प्रॉब्लम है वो नहीं आती हैं। तो इसी वजह से चेन्नई जैसी जो सिटी है वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, और एक ये जो बरसात अचानक से हुई थी उससे काफ़ी मूसलाधार बरसात हुई, तेज़ बरसात हुई, और सिटी में जो पानी है वो भर गया, इतना लेवल पर भर गया कि एम्बुलेंस भी रास्ते में अटक गई, गाड़ियां रास्ते में अटक गई, और इस प्रकार का जो मेजर ट्रैफिक जैम है वो वहाँ पर देखने को मिला। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि जो क्लाइमेट चेंज से लेकर जो भी चीज़ें हैं वो क्लाइमेट चेंज से लेकर जो जो भी प्रोजेक्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को जितना भी वो होने से रोक सकते हैं, उसके लिए जो भी उन्हें किया जाना है वो वहाँ पर करने की यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए। क्लाइमेट चेंज को हालांकि कई ऐसे जो देश भी हैं जो इसे नहीं मानते हैं। ट्रंप ने भी, जो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, और इन चीज़ों को देखकर यही लगता है कि जो क्लाइमेट है वो लगातार बहुत ही तेज़ी से, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो सिटीज़ हैं अगर हमें उन्हें सर्वाइव करवाना है तो इस प्रकार की वहाँ पर प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें प्रॉपर जो अरेंजमेंट हैं वो वहाँ पर करने चाहिए। सब सेकंड बात ये है कि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उन मेट्रो सिटीज़ का ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही किया जाता है, जिसमें शुरू में अफोर्डेबल जो हाउसिंग होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से इसे इसमें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर
जो मेन सिटी का जो एरिया होता है वो तो सरकार के द्वारा डेवलप किया जाता है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग का जो एरिया होता है वो सराउंडिंग का एरिया किसी सोसाइटी के द्वारा या किसी के द्वारा प्राइवेट किसी प्लेयर के द्वारा बहुत लार्ज स्केल पर ज़मीन खरीद कर वहाँ पर प्लॉटिंग करके या वहाँ पर बिना किसी तरीके से ज़मीन को बेचकर वहाँ पर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर जो मैनेजमेंट के साथ में नहीं किया जाता है, कोई भी सेक्टर प्लान वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज़ों के अभाव में जो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है वो उस डेवलपमेंट से वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। दूसरा जो हर चीज़ को आने जाने के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है वो प्रॉपर चैनल भी वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाता। तो एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में जो उनका आसपास का एरिया है वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनके पास में आने जाने का या जो जैसे वाटर है, वाटर अगर बरसात में पानी आता है तो मेजर जो स्टेट्स हैं उनका जो पानी है वो या तो रिवर में जाता है या समुद्र में जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिवर और समुद्र जो इनमें जो जाने का जो रास्ता है उसे भी कम्प्लीटली या पार्शियली ब्लॉक कर दिया गया है, और इसी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि जो चेन्नई में अभी ये स्थिति पैदा हुई है, चेन्नई एक सी से कनेक्टेड सिटी है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है और चेन्नई एक वेल नोन मेट्रो सिटी है। ऐसी स्थिति होने के बाद में भी वहाँ पर ऐसा जैम जो है वो देखने को मिला। तो ये बहुत ही स्थिति ऐसी है जो जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए और इसके कारणों को ढूंढकर और उनका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्यों ये ऐसी स्थिति पैदा हुई है, और ऐसी स्थिति अगर पैदा हुई है तो इसे भविष्य में इससे निपटने के लिए हम लोग क्या जो एक्शन है वो ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो मेजर सिटीज़ का जो ब्रेकडाउन हो जाता है कभी कभी उससे हमें उसके जो अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझकर जो भी बुरा उस समय घटित हुआ है उसे समझकर उसे सुधार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।